Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher, Professor G.M. Babar, Head of Department, Punjab Group of Colleges, Sialkot. Today we start very important concept of biology. हम एक ऐसे करेक्टर को स्टडी करने लगे हैं जिस पर हमारी जिंदगियों का इन्हिसार है। तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस दरअसल दो अल्फाज से मिलकर बना। Homo means same and stasis for standing. So homeostasis mean जिस्म का अपने अंदरूनी एनवायरनमेंट को सस्टेन करना। तो दो तरह का एनवायरनमेंट हम कंसिडर कर रहे होते हैं, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट आगे से दो तरह का है, एक को हम कहते हैं इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट और एक को कहते हैं इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। होम्योस्टैसिस को आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपके सामने मैं कोशिश करता हूं कि ब्रीथ करूं, आपके सामने मैं कोशिश करता हूं कि सांस रोकूं। मैं सांस रोकने के लिए हाथ को खड़ा करता हूं, मैं जब तक सांस रोके रखूंगा हाथ को खड़ा रखूंगा। आफ्टर ए पॉज मैं एक लॉन्ग ब्रीथ लेता हूं, मुझे एक लंबा सांस लेना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि जब मैंने सांस को रोका तो मेरे जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस में, स्पेशली क्रेब्स साइकिल में एक प्रोसेस हुआ जिसे कहते हैं डीकार्बोजाइलेशन। जो डीकार्बोजाइलेशन ने कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को जिस्म में बढ़ा दिया। ये बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली मेरे ब्रेन में रिसेप्टर्स ने एक हुक्म जारी किया कि मुझे एक लॉन्ग ब्रीथ लेना है। एक लॉन्ग और डीप ब्रीथ की वजह से मुझे दोबारा अपनी बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को सस्टेन करना है और कार्बन को बाहर फेंकना है। इट इज होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस को यहां पर हम तीन बुनियादी चीजों को साथ लेकर चलने लगे हैं, एंड दीज आर होम्योस्टैसिस को हम तीन बुनियादी चीजों से समझेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन हमारे जिस्म में वाटर प्लस सल्यूट्स, पानी और नमकियात की मिकदार को सस्टेन करने का नाम है, एक खास केमिकल कंपोजिशन में। वी हैव ए स्पेसिफिक केमिस्ट्री इन आवर सेल्स। उस परसेंटेजेस को सस्टेन करना वाटर और सल्यूट्स की ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। फ्रॉम थर्म मीन टेम्परेचर। तो थर्मोरेगुलेशन क्या हुआ? Thermoregulation is a control of specific internal temperature, and excretion is a removal of nitrogenous waste, बल्कि मैं कहूंगा removal of metabolic nitrogenous waste। मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट से मुराद आपकी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन और बहुत से और केमिकल्स हो सकते हैं जिनको हमने जिस्म से बाहर निकालना होता है। अगर वो हमारे जिस्म में रहेंगे तो टॉक्सिक राइज बढ़ेगा। इन तीन चीजों को समझने के बाद हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ कि होम्योस्टैसिस इज ए सेंट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू लिव इन द इकोसिस्टम। ये एक जानदार के इकोसिस्टम में जिंदा रहने के लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है जिसको हमने सस्टेन करना होता है। अब ये एनवायरनमेंट कैसे फ्लक्चुएट होता है उसको देखते हैं। एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है, हम इसको एक ह्यूमन बॉडी के हवाले से देखते हैं कि क्या हो क्या रहा है, हम समझने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और सपोज दैट मिड जून में इंडो पाक का टेम्परेचर एट द मॉर्निंग, सपोज दैट एक गर्म दिन में सुबह का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। एट द डॉन देयर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉन और आफ्टरनून में जाते जाते ये टेम्परेचर बेटा बढ़ता चला गया और टेम्परेचर पहुंच गया 45 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज दैट यू आर इन इलाहाबाद और इन मुल्तान, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बादल आए और बारिशें होना शुरू हुई और ये बारिशें मुसलसल जारी रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर फॉल कर गया 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप देख सकते हैं कि एक ब्रॉड रेंज
एक वाइड रेंज तब्दीली आई है हवा के टेम्परेचर में, फ्रॉम 20 to 30 to 45 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या इस तब्दील होते हुए टेम्परेचर में, इस तब्दील होते हुए दर्जा हरारत में, क्या इन मोहतरमा के बॉडी टेम्परेचर में भी कोई इतना बड़ा फर्क आया? तो जवाब है कतन ऐसा नहीं हुआ। शी हैव ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर 37 से 37.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनके जिस्म में हरारत का थोड़ा बहुत टेम्परेचर की तब्दीली आई। अब ये तापमान में आने वाली जो थोड़ी सी तब्दीली है ये नैरो रेंज कहलाएगी। तो हमने देखा कि दो तरह का एनवायरनमेंट, वन इज एक्सटर्नल, अदर इज इंटरनल। बाहर बढ़ते हुए टेम्परेचर से दर्जा हरारत में क्या हुआ कि वी स्टार्ट स्वेटिंग, हमें पसीना आना शुरू हो जाता है। जब ये इस पसीना जिल्द से प्रेस्पायर्ड करता है, बॉडी का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। एट द अदर हैंड, अगर हम किसी ठंडे दिन का तज़किरा करें, दिसंबर जनवरी में कोई ठंडा इलाका इंडो पाक का, वहां पे बढ़ती हुई सर्दी, उस कम होते हुए टेम्परेचर में वी स्टार्ट शिवरिंग, हम कांपना शुरू कर देते हैं, हमारी बॉडी में कपकपाहट शुरू हो जाती है और इस कपकपाहट या कांपने की वजह से या शिवरिंग की वजह से बॉडी टेम्परेचर दोबारा 37 की तरफ चला जाता है। इट इज ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन एंड इट इज वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द होम्योस्टेसिस। हमने देखा कि एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और एक इंटरनल एनवायरनमेंट है। हम इसको मजीद इलॉबरेट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशन होती है, एक तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बारिश कब आनी है, गर्मी कितनी होनी है, ह्यूमिडिटी क्या है, वी डोंट नो एंड वी डोंट कंट्रोल इवन। इसके बाद आ जाइए, सेल्स के दरमियान जो एनवायरनमेंट है उसको इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट कहते हैं। इसको बेटा हम एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर जो तब्दीली आ रही है, इट इज इन नैरो रेंज, it is in wide range or broad range in external, in intercellular environment it is in narrow range। अगर हम सेल के अंदर चले जाएं, यहाँ पर बहुत ही कम चीजों की फ्लक्चुएशन होती है और उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमली नैरो रेंज। तो इन एक्सट्रीमली नैरो रेंज में सेल ने रहना, विद इन ए सेल मेम्ब्रेन थोड़ी बहुत होने वाली तब्दीली भी सेल पर बड़ा असर कर सकती है। और बाहर जितनी मर्जी तब्दीली होती रहे, हमने अपने आप को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में ऐसे अडॉप्ट कर लिया है कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम दो तरह के कंट्रोल सिस्टम्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। वन इज ए फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम इज मैन मेड। यहाँ पे हमें जो चीजें चाहिए होती हैं, दीज आर सम सेंसर्स। कुछ सेंसर्स हैं लाइक सम थर्मोमीटर और सम अदर गैजेट। देयर आर सम कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे कोई कंट्रोल सेंटर भी होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज आ जाती है, इट इज इफेक्टर। हम एक सादा सी मिसाल लेते हैं। हमारे कमरे में एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है और हमने सोने से पहले उसका टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स कर दिया। अब क्या होगा कि अगर टेम्परेचर 26 से फॉल करेगा तो हमारा एयर कंडीशनर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सेंसर मौजूद है जो टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। और अगर ये 26 से एक्सीड करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा ये एयर कंडीशनर दोबारा काम करना शुरू कर देगा। अगर ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो बिल्कुल ही लेमैन एग्जांपल की तरफ जाते हैं। हमारे यहाँ वाटर टर्बाइंस या मोटर्स अवेलेबल होती हैं। सुबह के वक्त हम जब ब्रश कर रहे होते हैं तो बेटा हम नल खोल देते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं, जो एक बड़ी बुरी हैबिट है। Whatsoever, जब ये टैप से पानी आ रहा होता है तो हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी इलेक्ट्रिक वाटर मोटर ऑन हो जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस वाटर टैंक में एक फ्लोटिंग स्विच है जो एक खास जगह पर जाकर
एक खास जगह से जब ये नीचे फ्लोटिंग स्विच जाएगा तो इलेक्ट्रिक मोटर ऑन हो जाएगी, और जब ये वाटर दोबारा इसमें भर जाएगा तो ये बेटा स्विच ऑफ हो जाएगा। सिमिलरली इन आवर बॉडी ऑलमाइटी अल्लाह मेक ए सिमिलर प्रोसेस। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत प्रोसेसर बनाया जी हमारे पास। देयर आर सेंसर्स, ये सेंसर्स जो हैं ये हमारी आईज हो सकती हैं, हमारे ईयर्स हैं, जो सेंसेस हैं हमारी, न्यूरॉन्स हैं। सो दीज आर द सेंसर्स। दे डिटेक्ट स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, कोई भी ऐसी तब्दीली जो जिस्म के बाहर या अंदर हो रही है, विच ब्रिंग चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म, जो जानदार के अंदर तब्दीली लाएगी, इट इज कॉल्ड स्टिमुलस। इसकी जमा है स्टिमुलाई। तो जब ये स्टिमुलस को रिसीव करता है तो ये मैसेज पहुंचा दिया जाता है इनटू ए कंट्रोल सेंटर, एंड माय डियर स्टूडेंट आवर कंट्रोल सेंटर इज आवर ब्रेन। तो मैसेज हमारे ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड हराम मगज तक पहुंचा दिया जाता है। जब ये मैसेज वहां पहुंच जाता है तो हम एक रद्द अमल के लिए तैयार होते हैं, और उसके लिए वी हैव टू पार्ट्स, वन आर द ग्लैंड्स, अदर आर द मसल्स, और इफेक्टर्स उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे गर्मी लगना शुरू होगी तो बेटा टेम्परेचर को मेरी जिल्द सेंस करेगी, ब्रेन में मैसेज जाएगा, हाइपोथैलेमस ए ब्रेन पार्ट उस पर रिस्पॉन्स करेगा, एंड आई स्टार्ट स्वेटिंग। और जब मेरा बॉडी टेम्परेचर दोबारा उस नैरो रेंज, याद रखिएगा ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है इट इज नॉट फिक्स। मैंने कतन ये नहीं कहा कि मेरा बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 पे रहेगा, ये उससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे जा सकता है। जब मुझे गर्मी लगी तो मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 से थोड़ा सा ऊपर गया और मेरे स्वेट ग्लैंड्स ने स्वेटिंग स्टार्ट कर दी। वो स्वेट मेरे स्किन पर आया और वहां से प्रेस्पायर्ड हो गया और कूलिंग इफेक्ट हुई, मेरा बॉडी टेम्परेचर फॉल कर गया और मैं दोबारा 37 के करीब आ गया। सो इट इज द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर इज ईदर ए ब्रेन और ए स्पाइनल कॉर्ड, एंड इफेक्टर्स आर ऑलवेज in animals the effectors are either muscles or glands। तो हम कंपेयर कर सकते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम से। For homeostasis, there is a very important concept, feedback mechanism, the detecting of change or stimuli from external environment and sending message to the control center. And control center response by the effector is called feedback mechanism. फीडबैक मैकेनिज्म में आपने किसी स्टिमुलस को, किसी तहरीक को, किसी बुनियादी चीज तब्दीली को महसूस करना है, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक वो पैगाम जाना है और उस पर ऑर्गेनिज्म ने रिस्पॉन्स करना है। इट इज फीडबैक। फीडबैक दो तरह का हो सकता है। अगर फीडबैक इस तरह का हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो प्रोसेस हुआ, जो तब्दीली हुई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सर्दी का एक एहसास हुआ, टेम्परेचर फॉल हुआ, तो नेगेटिव फीडबैक क्या है, मेरा जिस्म उस पर टेम्परेचर को प्रोड्यूस करेगा। इट इज इनवर्स इफेक्ट, इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक। और अगर कोई ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पर जो तब्दीली इन्वायरमेंट में आई है वही उसी तब्दीली को इन्हांस करे या उसी की तरफ टूवर्ड दैट पर्टिकुलर चेंज बॉडी भी अपना काम करे, तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। So today we learn homeostasis, three basic concepts of homeostasis: excretion, osmoregulation and thermoregulation. Then we learn about environment, either external environment or internal environment. We divide internal environment into two basic environments. One is called as intercellular environment and other is called as intracellular environment. हमने कहा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाइड रेंज तब्दीलियां होती हैं, इंटरसेलुलर में नैरो रेंज होती हैं, और इंट्रासेलुलर विद इन सेल मेम्ब्रेन ये बहुत ही थोड़ी माइन्यूट तब्दीलियां होती हैं जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीमली नैरो रेंज।
फिर हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया, वन इज़ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम एंड अदर इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम। और मेरे प्यारे बच्चों फिर एंड में हमने फीडबैक मैकेनिज्म को देखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।